बहुत समय पहले मुगल सल्तनत के स्वर्णिम युग में सम्राट अकबर की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके दरबार की शोभा उनके नवरत्नों से और भी बढ़ जाती थी। उन्हीं नवरत्नों में सबसे तेज बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे बीरबल, जिनकी सूझबूझ से बड़ा संकट भी हंसी में टल जाता था। लेकिन अकबर के दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करते थे और हर समय अवसर की तलाश में रहते थे कि किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए। इन्हीं दरबारियों ने एक दिन मिलकर एक ऐसी चाल चली जिसे वे बीरबल की सबसे बड़ी चुनौती मान रहे थे। उस दिन अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार सजा हुआ था। तभी एक ईर्ष्यालु दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, आपकी बुद्धिमत्ता की मिसाल पूरी दुनिया देती है और आपके दरबार के बीरबल जी भी अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या उनकी बुद्धि इतनी तेज है कि वे असंभव को भी संभव कर सकें? अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी असंभव बात? दरबारी बोला, जहां पनाह, यदि आप आदेश दें तो बीरबल से कहा जाए कि वे केवल 1 रुपए में 200 हाथी खरीद कर दिखाएं। यह सुनते ही पूरे दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ को लगा कि अब की बार बीरबल फंस गए हैं, क्योंकि उस समय एक हाथी की कीमत सैकड़ों अशर्फियां हुआ करती थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियां विद सुनील पर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मजेदार कहानियों का मजा लें, लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो चलो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। 200 हाथी तो राजा महाराजाओं के खजाने भी हिला दें। 1 रुपये में 200 हाथी खरीदना तो सपने जैसा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम यह कार्य कर सकोगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यदि यह आपकी आज्ञा है तो अवश्य करूंगा, पर मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने प्रसन्न होकर 7 दिन का समय दे दिया। दरबारियों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल इस बार अवश्य हारेंगे। दरबार विसर्जित हुआ और बीरबल अपने घर लौट आए। मार्ग में लोग उनसे पूछने लगे, बीरबल जी, यह कैसी चुनौती ले ली? बीरबल हंसते हुए बोले, चिंता मत करो, असंभव वही होता है जिसे बुद्धि से न देखा जाए। घर पहुंचकर बीरबल ने रात भर सोचा नहीं, बल्कि योजना बनाई। अगले दिन वे सीधे शहर के बाहर उस विशाल नदी के किनारे पहुंचे जहां अक्सर हाथियों को नहलाया जाता था। उन्होंने वहां के महावतों से बात की, फिर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल सम्राट अकबर के आदेश से हाथियों की गिनती होगी और जो भी महावत अपने हाथी लेकर नदी पर आएगा उसे इनाम मिलेगा। लालच में आकर अगले दिन सैकड़ों महावत अपने अपने हाथी लेकर नदी पर पहुंच गए। नदी के किनारे हाथियों की लंबी कतार लग गई। बीरबल एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गिनती करने लगे और हर हाथी के नदी में उतरने पर महावत से उसका नाम लिखवाते गए। जब हाथी नदी में उतरते तो पानी की सतह ऊपर उठ जाती। बीरबल ने पहले से कुछ लोगों को यह काम सौंपा था कि वे पानी के स्तर को चिन्हित करते जाएं। देखते ही देखते लगभग 200 हाथी नदी में उतर चुके थे। बीरबल ने गिनती पूरी कर ली और महावतों से कहा कि कल सम्राट स्वयं आएंगे और इन हाथियों को देखेंगे। महावत प्रसन्न होकर लौट गए। अगले दिन दरबार फिर सजा। अकबर के साथ दरबारी और प्रजा भी नदी किनारे पहुंची। अकबर ने पूछा, बीरबल, कहां हैं वे हाथी जिन्हें तुमने 1 रुपए में खरीदा है? बीरबल ने नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, जहां पनाह, वे सभी हाथी इसी नदी में हैं। यह सुनते ही दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया और कहा कि बीरबल पागल हो गए हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अपनी बात स्पष्ट करो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 रुपए में 200 हाथी खरीद लूंगा। देखिए, इस नदी में अभी 200 हाथी उतरे हुए हैं और इस नदी का पानी आपके राज्य की संपत्ति है। इस प्रकार इन हाथियों ने आपकी नदी का पानी पिया है और स्नान किया है। मैंने उस पानी का मूल्य 1 रुपए आंका है। इस प्रकार 1 रुपए में 200 हाथी आपके पानी का उपयोग कर चुके हैं, यानी मैंने 1 रुपए में 200 हाथी खरीद लिए। यह सुनते ही दरबार सन्न रह गया।
कुछ को समझ आने में समय लगा और फिर अचानक अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। जो असंभव लगता है वह सही दृष्टि से संभव हो जाता है। ईर्ष्यालु दरबारी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया जाए और यह कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाए, ताकि लोग समझें कि चतुराई और विवेक से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह आपकी उदारता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी सबसे बड़ी चुनौती को सरलता से पार किया, बल्कि यह भी सिखा दिया कि मूल्य वस्तु का नहीं, दृष्टिकोण का होता है, और सच्ची बुद्धि वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता खोज ले। यही कारण है कि आज भी बीरबल की यह कहानी सदियों बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, और यह प्रमाणित करती है कि ज्ञान और विवेक के सामने कोई भी शर्त असंभव नहीं होती। इस घटना के बाद भी दरबारियों के मन की ईर्ष्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि बीरबल की बुद्धि से पराजित होकर उनके भीतर की जलन और अधिक बढ़ गई थी। वे मन ही मन सोचने लगे कि एक दिन की चतुराई से कोई महान नहीं बन जाता। हमें कोई ऐसी चुनौती देनी होगी जिसमें केवल शब्दों का नहीं, बल्कि व्यवहारिक समझ और दूरदर्शिता की भी परीक्षा हो। कुछ समय बाद अकबर ने राज्य में एक बड़ा उत्सव रखने की घोषणा की, जिसमें दूर दूर के राजा, व्यापारी और विद्वान आने वाले थे। यह अवसर देखकर ईर्ष्यालु दरबारियों ने फिर से योजना बनाई और अकबर के कान भरे कि जहां पनाह बीरबल तो केवल कहानियों और शब्दों में ही चतुर हैं। यदि वास्तव में वे इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें प्रजा के सामने एक और परीक्षा देनी चाहिए, ताकि पूरे राज्य को उनकी योग्यता का प्रमाण मिल सके। अकबर बीरबल से प्रसन्न रहते थे, लेकिन वे यह भी जानते थे कि सच्ची बुद्धि बार बार कसौटी पर कसी जाती है। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, राज्य के कुछ लोग अभी भी तुम्हारी बुद्धि को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। क्या तुम एक और चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जो आज्ञा, बुद्धि तो तभी सार्थक है जब वह सेवा में लगे। अकबर ने कहा, इस बार तुम्हें न केवल समस्या का समाधान करना है, बल्कि प्रजा को भी समझाना है कि समाधान कैसे निकला। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। अगले दिन उत्सव के मैदान में विशाल सभा लगी। हाथी, घोड़े, ऊंट और सैनिकों की कतारें सजी हुई थीं। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल उनके पास खड़े थे। तभी वही दरबारी आगे आए और बोले, जहां पनाह, पिछली बार बीरबल ने 1 रुपये में 200 हाथी खरीदने की बात कहकर हमें चकित किया था, लेकिन आज हम चाहते हैं कि वे यह भी सिद्ध करें कि बुद्धि केवल चालाकी नहीं, बल्कि जनकल्याण का मार्ग भी दिखाती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, आज तुम्हें यह बताना है कि राज्य की संपत्ति का सही मूल्य क्या है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति सोना, चांदी या हाथी नहीं, बल्कि आपकी प्रजा की समझ और विश्वास है। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, जिस दिन प्रजा समझदार हो जाती है, उस दिन राजा को शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे उस दिन 1 रुपये में 200 हाथी खरीदे गए थे, वहां हाथी नहीं बल्कि सोच खरीदी गई थी। बीरबल ने लोगों को नदी का उदाहरण देकर समझाया कि संसाधन सबके हैं, लेकिन उनका उपयोग बुद्धि से किया जाए तो वही संसाधन समाधान बन जाते हैं। उन्होंने कहा, यदि मैं कहता कि हाथी खरीदना है तो सब असंभव कहते, लेकिन जब मैंने उपयोग का मूल्य समझा तो असंभव संभव हो गया। बीरबल की बातें सुनकर लोगों के चेहरे पर संतोष और समझ की चमक दिखाई देने लगी। अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि दरबार का विद्वान केवल राजा का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का मार्गदर्शक होता है। इस घोषणा के बाद अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के विद्यालयों और गुरुकुलों में बीरबल की यह कथा पढ़ाई जाए, ताकि बच्चों में बचपन से ही तर्क, विवेक और समाधान खोजने की क्षमता विकसित हो। ईर्ष्यालु दरबारी अब पूरी तरह निरुत्तर हो चुके थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल को पराजित करना संभव नहीं है। समय बीतता गया
और यह कथा नगर नगर गांव गांव फैल गई। लोग इसे केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं बल्कि जीवन का पाठ मानने लगे। व्यापारी इसे अपने सौदों में याद करते, किसान इसे अपने संसाधनों के उपयोग में अपनाते और विद्यार्थी इसे अपनी पढ़ाई में प्रेरणा के रूप में लेते। वर्षों बाद जब अकबर वृद्ध हो चले थे और बीरबल भी श्वेत केश हो गए थे, तब एक दिन अकबर ने अकेले में बीरबल से पूछा, तुमने जीवन में सबसे बड़ी जीत किसे माना? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह। सबसे बड़ी जीत वह दिन था जब लोगों ने समझ लिया कि समस्या बड़ी नहीं होती, हमारी दृष्टि छोटी होती है। अकबर की आंखों में संतोष के आंसू आ गए और उन्होंने कहा, यही कारण है कि इतिहास तुम्हें केवल एक चतुर दरबारी नहीं बल्कि युग का शिक्षक कहेगा। इस प्रकार बीरबल की 1 रुपये में 200 हाथी खरीदने की चुनौती केवल एक घटना नहीं रही बल्कि एक विचार बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को यह सिखाती रही कि सच्ची बुद्धि वही है जो असंभव को नहीं मानती बल्कि हर परिस्थिति में समाधान खोज लेती। समय के साथ यह कथा केवल अकबर और बीरबल के दरबार तक सीमित नहीं रही बल्कि दूर दराज के राज्यों तक फैलने लगी और हर जगह इसे अलग अलग रूप में सुनाया जाने लगा। कहीं इसे व्यापारियों की सभा में बुद्धि की मिसाल के रूप में सुनाया जाता तो कहीं गुरुकुलों में इसे बच्चों को यह सिखाने के लिए सुनाया जाता कि समस्या का समाधान बल या धन से नहीं बल्कि सोच से निकलता है। एक बार पड़ोसी राज्य का एक राजा अकबर के दरबार में आया जो अपनी संपत्ति और बल पर बहुत गर्व करता था। उसने अकबर से कहा कि उसके राज्य में हाथियों की संख्या हजारों में है और उसकी सेना अपराजेय है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि हाथियों की संख्या से नहीं बल्कि उन्हें समझने की बुद्धि से राज्य चलता है। उस राजा को यह बात कुछ समझ में नहीं आई और उसने बीरबल से कहा कि वह यह मानने को तैयार नहीं कि केवल चतुराई से असंभव कार्य पूरे किए जा सकते हैं। उसने चुनौती दी कि यदि बीरबल वास्तव में इतने बुद्धिमान हैं तो वे यह सिद्ध करें कि बुद्धि सीमाओं से परे होती है। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया कि सीमाएं केवल मन में होती हैं। अगले दिन बीरबल ने उस राजा को नगर भ्रमण पर ले जाया और रास्ते में लोगों से बातें की। किसी से खेती के बारे में पूछा, किसी से व्यापार के बारे में, किसी से परिवार के बारे में। फिर अंत में बीरबल ने उस राजा से पूछा कि उसने क्या देखा। राजा ने कहा कि मैंने केवल साधारण लोग देखे जो अपने अपने काम में लगे थे। बीरबल ने कहा, यही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब साधारण लोग भी समझदारी से काम करने लगते हैं तो राज्य असाधारण बन जाता है। बीरबल ने फिर 1 रुपये में 200 हाथी वाली घटना को याद दिलाते हुए कहा कि उस दिन मैंने हाथी नहीं खरीदे थे बल्कि लोगों की सोच को एक दिशा दी थी। राजा धीरे धीरे समझने लगा कि अकबर का राज्य केवल धन या सेना से नहीं बल्कि विवेक से चलता है। उस राजा ने अकबर से क्षमा मांगी और कहा कि आज उसे यह समझ आ गया है कि वास्तविक समृद्धि बाहर नहीं बल्कि भीतर की समझ में होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर गर्व से कहा कि यही कारण है कि बीरबल मेरे दरबार का आभूषण है। वर्षों बाद अकबर के निधन के पश्चात भी बीरबल की कथाएं जीवित रहीं और लोग कठिन निर्णय लेते समय कहते कि यदि आज बीरबल होते तो क्या करते। गांव के बुजुर्ग बच्चों को यह कहानी सुनाते हुए कहते कि जीवन में जब भी कोई काम असंभव लगे तो याद रखना कि 1 रुपये में 200 हाथी भी खरीदे जा सकते हैं। यदि दृष्टि सही हो, व्यापारी घाटे में भी अवसर ढूंढने लगे, किसान सीमित संसाधनों में नई राहें खोजने लगे और विद्यार्थी कठिन प्रश्नों से डरने के बजाय उन्हें चुनौती समझने लगे। इस प्रकार बीरबल की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि जीवन दर्शन बन गई, जिसने लोगों को यह सिखाया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन शांत और बुद्धि सजग हो तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और यही कारण है कि सदियों बाद भी जब कोई असंभव कार्य संभव हो जाता है तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं कि यह तो बीरबल की बुद्धि का ही कमाल है। बहुत समय पहले हिंदुस्तान की धरती पर मुगल साम्राज्य अपने वैभव और न्याय के लिए जाना जाता था और उस साम्राज्य के सम्राट अकबर न केवल शक्तिशाली राजा थे बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। उनके दरबार की शोभा नवरत्नों से बढ़ती थी और उन्हीं नवरत्नों में बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, विनोद और गहरी समझ के कारण
सबसे अलग पहचाने जाते थे। अकबर का दरबार केवल सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि विचारों और तर्कों का संगम था, जहां हर समस्या का समाधान तलवार से पहले बुद्धि से खोजा जाता था। किंतु जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है, और उसी दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और अकबर के विश्वास से ईर्ष्या करने लगे थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण ब्राह्मण पुत्र कैसे राजा का इतना प्रिय बन सकता है। यही ईर्ष्या धीरे धीरे षड्यंत्र में बदल गई और उन्होंने निश्चय किया कि बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाए जिससे वे दरबार में अपमानित हो जाएं। एक दिन दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर रेशमी पर्दे, सोने चांदी की सजावट और विद्वानों की उपस्थिति थी। तभी एक दरबारी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, आज हम आपकी न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। अकबर ने शांत स्वर में कहा, बोलो क्या बात है। दरबारी ने कहा कि बीरबल को इतना बुद्धिमान कहा जाता है कि वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यदि यह सत्य है तो उन्हें केवल 1 रुपये में 200 हाथी खरीद कर दिखाने चाहिए। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय हाथी केवल पशु नहीं बल्कि शक्ति, वैभव और युद्ध का प्रतीक थे, और एक हाथी की कीमत ही इतनी अधिक होती थी कि साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था। 200 हाथी तो किसी छोटे राज्य की पूरी संपत्ति के बराबर थे। 1 रुपये में 200 हाथी खरीदना मूर्खता या पागलपन माना जा रहा था। कई दरबारी मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल अवश्य फंस जाएंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर न घबराहट थी न चिंता, केवल एक हल्की मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल क्या तुम यह कर सकोगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यदि यह आपकी आज्ञा है तो मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा, पर मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने 7 दिन का समय दे दिया। दरबार विसर्जित हुआ और ईर्ष्यालु दरबारी प्रसन्न होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि 7 दिन बाद बीरबल हार मान लेंगे या अपमानित होंगे। उधर बीरबल अपने घर लौटे तो रास्ते में लोगों ने उन्हें रोका और पूछा कि आपने यह कैसी असंभव चुनौती स्वीकार कर ली? बीरबल ने हंसते हुए कहा, असंभव वही होता है जिसे हम अपनी सोच से छोटा कर देते हैं। घर पहुंचकर बीरबल ने आराम नहीं किया बल्कि पूरी रात विचार किया। उन्हें पता था कि इस चुनौती का समाधान हाथी खरीदने में नहीं बल्कि शब्द खरीद के अर्थ को समझने में छिपा है। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल नगर के बाहर उस विशाल नदी के किनारे पहुंचे जहां शाही हाथियों को नहलाया जाता था। उन्होंने वहां के महावतों से मित्रता से बातचीत की और उन्हें बताया कि सम्राट अकबर हाथियों की गिनती करवाना चाहते हैं और जो भी महावत अपने हाथी लेकर आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार का नाम सुनते ही महावत उत्साहित हो गए। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगले दिन सभी हाथी नदी पर लाए जाएं। देखते ही देखते यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। अगले दिन सुबह नदी के किनारे हाथियों की लंबी कतार लग गई। छोटे बड़े, जवान बूढ़े, सभी महावत अपने अपने हाथियों के साथ वहां उपस्थित थे। बीरबल ने एक ऊंचे स्थान से हाथियों की गिनती शुरू की। जैसे जैसे हाथी नदी में उतरते गए वैसे वैसे पानी का स्तर बढ़ता गया। बीरबल ने पहले से कुछ लोगों को यह निर्देश दिया था कि वे पानी के स्तर पर निशान लगाते जाएं। कुछ समय में ही लगभग 200 हाथी नदी में उतर चुके थे। बीरबल ने गिनती पूरी कर ली और महावतों से कहा कि वे अपने हाथी यहीं छोड़ दें, क्योंकि अगले दिन सम्राट स्वयं इन्हें देखने आएंगे। महावत प्रसन्न होकर चले गए। अगले दिन अकबर अपने दरबारियों और जनता के साथ नदी किनारे पहुंचे। ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन बीरबल की हार की कल्पना कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल कहां हैं वे हाथी जिन्हें तुमने 1 रुपये में खरीदा है? बीरबल ने नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, जहां पनाह, वे सभी हाथी इसी नदी में हैं। यह सुनकर दरबारी हंस पड़े और बोले कि बीरबल ने राजा को मूर्ख बनाने की कोशिश की है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल अपनी बात स्पष्ट करो। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहां पनाह,
इस नदी का पानी आपके राज्य की संपत्ति है और इन 200 हाथियों ने आपके पानी का उपयोग किया है। उन्होंने स्नान किया है और पानी पिया है। मैंने इस उपयोग का मूल्य 1 रुपये आंका है। इस प्रकार 1 रुपये में 200 हाथियों ने आपकी संपत्ति का उपयोग किया, यानी मैंने 1 रुपये में 200 हाथी खरीद लिए। यह सुनते ही अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा कि तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि के आगे असंभव भी झुक जाता है। ईर्ष्यालु दरबारी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया और यह आदेश दिया कि यह कथा पूरे राज्य में सुनाई जाए ताकि लोग समझ सकें कि समस्या का समाधान धन या बल से नहीं बल्कि विवेक से निकलता है। समय बीतता गया और यह कहानी राज्य के कोने कोने में फैल गई। बच्चे इसे खेल खेल में सुनते, बुजुर्ग इसे जीवन का पाठ मानते और व्यापारी इसे अपने सौदों में याद करते। कुछ वर्षों बाद एक पड़ोसी राज्य का राजा अकबर से मिलने आया, जो अपनी शक्ति और संपत्ति पर बहुत गर्व करता था। उसने अकबर से कहा कि उसके राज्य में हजारों हाथी और विशाल सेना है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि हाथी और सेना से बड़ा हथियार बुद्धि होती है। राजा ने यह बात चुनौती के रूप में ली और बीरबल से कहा कि वह उनकी बुद्धि की सीमा देख। विदेशी दूत की चुनौती के बाद अकबर ने समझ लिया कि यह केवल बीरबल की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। उन्होंने दूत को कुछ समय के लिए दरबार में ठहरने का आदेश दिया ताकि वह स्वयं देख सके कि यह राज्य केवल तलवार और धन से नहीं बल्कि विवेक से चलता है। बीरबल ने इस अवसर को भी शिक्षा में बदलने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों बाद राज्य में एक और समस्या सामने आई जब व्यापारियों के 2 बड़े समूहों के बीच विवाद खड़ा हो गया। एक समूह कहता था कि रास्तों पर लगने वाला चुंगी कर अनुचित है और दूसरा समूह मानता था कि कर हटाने से राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यह विवाद इतना बढ़ गया कि बाजार बंद होने लगे और व्यापार ठप पड़ने लगा। विदेशी दूत यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब यह राज्य भी आंतरिक कलह में फंस जाएगा। दरबार में इस विषय पर लंबी चर्चा हुई। कुछ मंत्रियों ने कहा कि कर बलपूर्वक वसूला जाए, कुछ ने कहा कि व्यापारियों को दंडित किया जाए, लेकिन बीरबल अब भी शांत थे। अकबर ने उनकी ओर देखकर पूछा, बीरबल, इस समस्या का समाधान क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह यदि 2 पक्ष लड़ रहे हों तो तीसरा मार्ग निकालना ही बुद्धि है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक दिन के लिए कर हटाकर देखा जाए और अगले दिन उसी कर को व्यापारियों की सहमति से पुनः निर्धारित किया जाए। दरबारियों को यह योजना समझ में नहीं आई, लेकिन अकबर ने बीरबल पर विश्वास किया। अगले दिन कर हटा दिया गया। व्यापार अचानक बढ़ गया और बाजारों में चहल पहल लौट आई। उसी शाम बीरबल ने सभी व्यापारियों को बुलाकर पूछा कि आज का लाभ किस कारण हुआ। व्यापारियों ने स्वयं स्वीकार किया कि व्यवस्था और भरोसे के कारण। तब बीरबल ने कहा कि यदि आप सब मिलकर यह तय करें कि कितना कर उचित है तो वह बोझ नहीं बल्कि योगदान बन जाएगा। व्यापारियों ने सहमति दी और ऐसा कर तय किया जो राज्य और व्यापार दोनों के हित में था। विदेशी दूत यह सब देखकर चकित रह गया। उसने अकबर से कहा कि उसके राजा ने कभी इस प्रकार की नीति नहीं देखी जहां विवाद को दबाया नहीं बल्कि समझ से सुलझाया गया हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि यही हमारी शक्ति है। इसके बाद बीरबल ने दूत को एकांत में बुलाया और 1 रुपये में 200 हाथी वाली कथा फिर से सुनाई। इस बार उन्होंने उससे पूछा कि यदि उस दिन समस्या को धन से सुलझाने की कोशिश की जाती तो क्या होता। दूत ने स्वीकार किया कि यह असंभव था। तब बीरबल ने कहा कि यही बात हर समस्या पर लागू होती है। जब हम साधन नहीं सोच बदलते हैं तो समाधान स्वयं सामने आता है। दूत के मन में अकबर और बीरबल के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हो गया। उसने अपने राजा को संदेश भेजा कि हिंदुस्तान की वास्तविक शक्ति उसके विचारों में है। समय बीतता गया और बीरबल की कथाएं अब नीति का आधार बन चुकी थीं। अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के अधिकारी केवल कानून न पढ़ें बल्कि इन कथाओं को समझें ताकि वे निर्णय लेते समय मनुष्यता और विवेक दोनों को साथ रखें। बीरबल स्वयं युवाओं को समझाते कि शासन का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि भरोसा जगाना होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि तुमने 1 रुपये में 200 हाथी खरीदकर मुझे केवल जीत नहीं दिलाई बल्कि सोचने का नया तरीका दिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह
यदि सोच बदल जाए तो हर दिन एक नया हाथी खरीदा जा सकता है। इसी सोच के कारण अकबर का राज्य न केवल सीमाओं में बल्कि विचारों में भी फैलता चला गया और लोग यह मानने लगे कि यह राज्य तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से चलता है। लेकिन जीवन की संध्या भी निकट आ रही थी और आने वाला समय एक अंतिम सीख देने वाला था जो इस महान कथा को पूर्णता की ओर ले जाने वाला था। 1 रुपये में 200 हाथी खरीदने की घटना के बाद बीरबल की ख्याति पूरे साम्राज्य में बिजली की गति से फैल गई और लोग अब उन्हें केवल अकबर का प्रिय मंत्री नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक का प्रतीक मानने लगे थे। नगरों और गांवों में जब भी कोई कठिन समस्या आती तो लोग कहते कि यदि बीरबल यहां होते तो समाधान अवश्य निकल आता। स्वयं अकबर भी यह महसूस करने लगे थे कि बीरबल की उपस्थिति से राज्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि स्थिरता और दिशा मिलती है। परंतु ईर्ष्या की अग्नि अब भी पूरी तरह बुझी नहीं थी। कुछ दरबारी अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि बीरबल वास्तव में उनसे अधिक बुद्धिमान हैं। वे सोचने लगे कि यह तो केवल शब्दों का खेल था, वास्तविक शासन में ऐसे तर्क काम नहीं आते। इसी सोच के साथ उन्होंने एक नई योजना बनाई कि बीरबल को ऐसी स्थिति में डाला जाए जहां केवल तर्क नहीं बल्कि व्यवहारिक निर्णय की आवश्यकता हो। कुछ समय बाद राज्य के एक सीमावर्ती क्षेत्र से समाचार आया कि वहां के किसान आपस में झगड़ रहे हैं क्योंकि पानी का स्रोत सीमित था और हर कोई अधिक पानी लेना चाहता था। इस कारण खेत सूख रहे थे और फसल नष्ट होने की आशंका बढ़ रही थी। दरबार में यह विषय उठा तो कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि सेना भेजकर व्यवस्था कायम की जाए। कुछ ने कर बढ़ाने की बात कही ताकि नए कुएं खुदवाए जा सकें। अकबर ने सबकी बातें सुनी और अंत में बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह यह समस्या बल से नहीं बल्कि समझ से सुलझेगी। यदि हम लोगों को पानी बांटने का तरीका सिखा दें तो विवाद स्वयं समाप्त हो जाएगा। अकबर ने बीरबल को उस क्षेत्र में जाकर स्थिति देखने की अनुमति दे दी। बीरबल वहां पहुंचे और किसानों से अलग अलग मिले। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया बल्कि सबकी बातें धैर्यपूर्वक सुनी। हर किसान यही कह रहा था कि यदि उसे पर्याप्त पानी न मिला तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। बीरबल ने सभी किसानों को एक साथ बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वे एक दूसरे को नष्ट होते देखना चाहते हैं या मिलकर समाधान ढूंढना चाहते हैं। किसानों ने कहा कि वे सभी जीवित रहना चाहते हैं। तब बीरबल ने उन्हें वही प्रसिद्ध कहानी सुनाई कि कैसे 1 रुपये में 200 हाथी खरीदे गए थे। किसानों को पहले तो यह कहानी अजीब लगी, लेकिन जब बीरबल ने समझाया कि उस दिन पानी ने समस्या नहीं पैदा की थी बल्कि समाधान दिया था, तब उनकी आंखें खुलने लगीं। बीरबल ने सुझाव दिया कि पानी को समय के अनुसार बांटा जाए, रात में एक खेत को, दिन में दूसरे को, और सब मिलकर नहरों की मरम्मत करें ताकि पानी का अपव्यय न हो। यह योजना किसानों को सरल और न्यायपूर्ण लगी। कुछ ही समय में विवाद समाप्त हो गया और खेतों में हरियाली लौट आई। जब अकबर को यह समाचार मिला तो उन्होंने कहा कि बीरबल ने फिर यह सिद्ध कर दिया कि जहां लोग समस्या देखते हैं वहां बुद्धि समाधान देखती है। समय बीतने के साथ बीरबल की भूमिका केवल सलाहकार की नहीं बल्कि शिक्षक की हो गई। अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के विद्यालयों और गुरुकुलों में बच्चों को तर्क और विवेक सिखाया जाए और इसके लिए बीरबल की कहानियों का उपयोग किया जाए। बच्चे जब यह कथा सुनते तो केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि सोचने की आदत भी सीखते। एक दिन एक युवा राजकुमार ने बीरबल से पूछा कि क्या हर समस्या का समाधान कहानी से हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि कहानी समाधान नहीं होती, कहानी सोचने का रास्ता दिखाती है, समाधान तो तुम्हें स्वयं खोजना होता है। यह उत्तर सुनकर अकबर को गर्व हुआ कि उनका दरबार केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य को भी दिशा दे रहा है। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दरबार में एक विदेशी दूत आया जिसने अकबर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा तो की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसका राजा केवल शक्ति और धन को ही वास्तविक सामर्थ्य मानता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि शक्ति और धन क्षणिक होते हैं, वास्तविक सामर्थ्य सोच में होती है। दूत ने चुनौती के स्वर में कहा कि वह यह बात अपने राजा को तभी मानेगा जब वह स्वयं देख ले। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा
कि समय आने पर यह भी दिखाया जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह जैसे 1 रुपए में 200 हाथी खरीदे गए थे, वैसे ही यह भ्रम भी दूर हो जाएगा। और यहीं से एक नई परीक्षा की भूमिका तैयार होने लगी, जिसने फिर से बीरबल की बुद्धि को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला था। नदी के किनारे पहुंचते ही बीरबल कुछ देर तक शांत खड़े होकर बहते हुए जल को देखते रहे। उन्हें पता था कि यही साधारण सी दिखने वाली नदी इस असाधारण चुनौती की कुंजी बनने वाली है। वहां शाही हाथियों के रख रखाव का कार्य देखने वाले महावत और कर्मचारी मौजूद थे। बीरबल ने उनसे बड़े ही सहज और विनम्र स्वर में बातचीत शुरू की। उन्होंने पूछा कि प्रतिदिन कितने हाथी यहां स्नान के लिए लाए जाते हैं। महावतों ने बताया कि अलग अलग दिनों में अलग अलग संख्या होती है, लेकिन त्योहारों या निरीक्षण के समय बड़ी संख्या में हाथी एकत्र हो जाते हैं। यह सुनकर बीरबल ने मन ही मन अपनी योजना को और मजबूत किया। उन्होंने महावतों से कहा कि सम्राट अकबर राज्य के हाथियों की संख्या और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेना चाहते हैं, और इसके लिए अगले दिन सभी हाथियों को नदी पर लाया जाए। बीरबल ने यह भी घोषणा करवाई कि जो भी महावत अपने हाथी लेकर आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम का नाम सुनते ही महावतों में उत्साह फैल गया, क्योंकि उस समय महावतों का जीवन कठिन परिश्रम से भरा होता था और पुरस्कार उनके लिए सम्मान और लाभ दोनों का प्रतीक था। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया और यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। अगले दिन तड़के सुबह से ही नदी के किनारे हलचल शुरू हो गई। दूर दूर से हाथियों के चिंघाड़ने की आवाजें आने लगीं। बड़े बड़े हाथी अपने महावतों के साथ नदी की ओर बढ़ रहे थे। कुछ हाथी राजमहल के थे तो कुछ अमीरों और सरदारों के। देखते ही देखते नदी के किनारे हाथियों की लंबी कतार लग गई। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। बीरबल एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर पूरे दृश्य को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने अपने सहायकों को पहले से ही निर्देश दे रखे थे कि जैसे ही हाथी नदी में उतरें, पानी के स्तर को ध्यान से देखें और निशान लगाते जाएं। एक एक करके हाथी नदी में उतरने लगे। उनके भारी शरीर से पानी में हलचल मचने लगी और जल स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। बीरबल हाथियों की गिनती भी कर रहे थे और हर हाथी के साथ आए महावत का नाम भी लिखवाया जा रहा था, ताकि कोई भ्रम न रहे। समय बीतता गया और गिनती बढ़ती गई। 50, 100, 150 और अंततः 200 हाथी नदी में उतर चुके थे। यह दृश्य अत्यंत भव्य था। नदी का जल हाथियों से भरा हुआ था और चारों ओर लोग इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए एकत्र हो गए थे। बीरबल ने गिनती पूरी होने पर हाथ उठाकर संकेत किया और कहा कि फिलहाल इतना ही पर्याप्त है। उन्होंने महावतों से कहा कि अगले दिन स्वयं सम्राट अकबर यहां आएंगे और हाथियों का निरीक्षण करेंगे, इसलिए सभी महावत अपने हाथियों को यहीं आसपास रखें। महावत यह सुनकर गर्व से भर गए कि सम्राट स्वयं उनके हाथियों को देखने आने वाले हैं। उधर दरबार में बैठे ईर्ष्यालु दरबारी यह सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि बीरबल समय बर्बाद कर रहे हैं और निश्चित ही अंतिम दिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। अगले दिन प्रातःकाल अकबर पूरे लाव लश्कर के साथ नदी की ओर चले। उनके साथ दरबारी, सेनापति और बड़ी संख्या में नगरवासी भी थे। सभी के मन में उत्सुकता थी कि बीरबल इस असंभव प्रतीत होने वाली चुनौती को कैसे पूरा करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही अकबर ने विशाल दृश्य देखा, जहां जल में खड़े हाथी स्नान कर रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर पूछा कि बीरबल, ये हाथी तो राज्य के हैं या सरदारों के? लेकिन तुमने 1 रुपए में 200 हाथी खरीदने की बात कही थी। वे हाथी कहां हैं? यह प्रश्न सुनते ही ईर्ष्यालु दरबारी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि अब बीरबल फंस गए हैं। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह वे 200 हाथी आपके सामने ही हैं। यह सुनकर दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा कि बीरबल राजा को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अपनी बात स्पष्ट करो। बीरबल ने नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, जहां पनाह, यह नदी आपके राज्य की संपत्ति है। इसका जल आपकी प्रजा और आपके पशुओं के लिए है। इन 200 हाथियों ने इस जल का उपयोग किया है। उन्होंने इसमें स्नान किया है, इसे पिया है और इससे शीतलता प्राप्त की है।
किसी भी वस्तु का उपयोग भी एक प्रकार की खरीद ही होती है, क्योंकि मूल्य केवल स्वामित्व का नहीं बल्कि उपयोग का भी होता है। मैंने इस पूरे जल उपयोग का मूल्य केवल 1 रुपया आंका है। इस प्रकार 1 रुपये में 200 हाथियों ने आपकी संपत्ति का उपयोग किया और इस प्रकार मैंने 1 रुपये में 200 हाथी खरीद लिए। कुछ क्षण के लिए वहां पूर्ण सन्नाटा छा गया। लोग इस तर्क को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर अकबर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वे जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की ओर बढ़कर उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि के आगे धन और शक्ति दोनों ही छोटे पड़ जाते हैं। ईर्ष्यालु दरबारी सिर झुकाए खड़े रह गए, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया था कि बीरबल को शब्दों के जाल में फंसाना असंभव है। अकबर ने तुरंत घोषणा की कि बीरबल को विशेष सम्मान दिया जाए और यह कथा पूरे राज्य में सुनाई जाए, ताकि लोग समझ सकें कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि दृष्टि सही हो तो समाधान निकल ही आता है। वहीं उपस्थित जनता ने बीरबल के लिए जयकार की और यह घटना उसी दिन से लोगों की जुबान पर चढ़ गई। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि इस चुनौती के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और आगे आने वाले समय में यही बुद्धि राज्य को कई बड़े संकटों से उबारने वाली थी। बहुत समय पहले हिंदुस्तान की विशाल धरती पर मुगल साम्राज्य अपनी समृद्धि, न्याय और अनुशासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था और उस साम्राज्य के महान सम्राट अकबर केवल तलवार की ताकत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और प्रजा प्रेम के कारण शासन करते थे। उनके दरबार को उस समय ज्ञान का केंद्र माना जाता था, जहां विद्वान, कलाकार, सेनापति और नीतिज्ञ एकत्र होकर राज्य की समस्याओं पर विचार करते थे। इसी दरबार में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में गंभीरता के साथ मुस्कान घुल जाती थी, और वह व्यक्ति था बीरबल, जो अपने तेज मस्तिष्क, विनोद प्रिय स्वभाव और अद्भुत तर्क शक्ति के लिए जाना जाता था। अकबर और बीरबल का संबंध राजा और मंत्री का ही नहीं बल्कि गुरु और शिष्य, मित्र और मार्गदर्शक जैसा था। अकबर अक्सर कहते थे कि राज्य का विस्तार सेना से होता है, लेकिन राज्य का संतुलन बुद्धि से बना रहता है, और यही बुद्धि उन्हें बीरबल में दिखाई देती थी। किंतु जहां प्रशंसा होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दरबार में कुछ ऐसे पुराने अमीर और सरदार थे जो स्वयं को बीरबल से अधिक योग्य मानते थे, और उन्हें यह बात खलती थी कि एक साधारण परिवार से आया व्यक्ति अकबर का इतना विश्वास पात्र कैसे बन गया। वे अवसर की तलाश में रहते थे कि किसी तरह बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाया जाए जहां उनकी चतुराई असफल सिद्ध हो और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। कई बार उन्होंने छोटे मोटे षड्यंत्र रचे, लेकिन बीरबल हर बार अपनी बुद्धि से निकल जाते थे। इससे उनकी जलन और भी बढ़ती गई। अंततः उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जिसे वे बीरबल की अंतिम परीक्षा मान रहे थे। एक दिन दरबार पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर अकबर विराजमान थे। चारों ओर मंत्री, सेनापति और दरबारी उपस्थित थे। तभी उन ईर्ष्यालु दरबारियों में से एक ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, आपके दरबार की शोभा और बीरबल जी की बुद्धि की चर्चा पूरे देश में होती है। लोग कहते हैं कि बीरबल असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यदि यह सत्य है तो क्यों न उनकी बुद्धि की एक खुली परीक्षा ली जाए, ताकि पूरे राज्य को उनकी योग्यता का प्रमाण मिल सके। अकबर ने शांत स्वर में कहा कि बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए चुनौती नहीं बल्कि आवश्यकता होती है। फिर भी उन्होंने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या प्रस्ताव है। दरबारी ने उत्तर दिया कि बीरबल से कहा जाए कि वे केवल 1 रुपये में 200 हाथी खरीद कर दिखाएं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय हाथी केवल पशु नहीं बल्कि राज शक्ति का प्रतीक थे। युद्ध में हाथियों का प्रयोग होता था। शाही जुलूस हाथियों के बिना अधूरा माना जाता था, और एक हाथी की कीमत इतनी अधिक होती थी कि साधारण व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। 200 हाथी तो किसी छोटे राज्य की पूरी संपत्ति के बराबर थे, और 1 रुपये में 200 हाथी खरीदने की बात सुनकर कुछ दरबारी हंसी दबाने लगे, तो कुछ को लगा कि यह प्रस्ताव स्वयं ही मूर्खतापूर्ण है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर न तो भय था
न ही असमंजस, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम यह कार्य कर सकोगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि यह आपकी आज्ञा है तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, परंतु किसी भी कार्य के लिए समय और स्वतंत्रता आवश्यक होती है। अकबर ने प्रसन्न होकर उन्हें 7 दिन का समय प्रदान किया। दरबार विसर्जित हुआ और ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन प्रसन्न हो गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार बीरबल की बुद्धि भी असफल सिद्ध होगी। उधर बीरबल दरबार से निकलकर नगर की गलियों से होते हुए अपने घर लौटे। रास्ते में कई परिचितों ने उन्हें रोककर पूछा कि आपने यह कैसी कठिन चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि कठिनाई कार्य में नहीं, बल्कि दृष्टि में होती है। घर पहुंचकर उन्होंने विश्राम नहीं किया, बल्कि गहन विचार में डूब गए। वे जानते थे कि इस समस्या का समाधान हाथियों की खरीद फरोख्त में नहीं, बल्कि शब्दों के अर्थ और अवसर की समझ में छिपा है। उन्होंने पूरी रात यही सोचा कि खरीदना केवल धन देकर स्वामित्व लेना ही नहीं, बल्कि किसी वस्तु के उपयोग या मूल्य को स्वीकार करना भी हो सकता है। अगली सुबह उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और उनके मन में एक स्पष्ट योजना आकार ले चुकी थी। उन्होंने निश्चय किया कि इस चुनौती को वे केवल हल ही नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा हल निकालेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बन जाए। इसी निश्चय के साथ बीरबल अपने घर से निकले और सीधे नगर के बाहर बहने वाली उस विशाल नदी की ओर चल पड़े, जहां शाही हाथियों को प्रायः नहलाया जाता था। और यहीं से इस कहानी का वह मोड़ शुरू होता है जिसने इतिहास में बीरबल की बुद्धि को अमर बना दिया। समय आगे बढ़ता गया और अकबर के राज्य में बीरबल की बुद्धि अब केवल दरबार की बात नहीं रही, बल्कि शासन की नींव बन चुकी थी। लोग यह मानने लगे थे कि यदि किसी समस्या का समाधान अकबर और बीरबल के सामने रख दिया जाए तो उसका हल अवश्य निकलेगा। एक बार की बात है कि राज्य के एक दूरस्थ प्रांत से शिकायत आई कि वहां के व्यापारी आपस में झगड़ रहे हैं और बाजार ठप हो गया है। कोई कहता था कि कर अधिक है तो कोई कहता था कि मुनाफा कम है। अकबर ने दरबारियों से राय मांगी तो किसी ने दंड की बात कही तो किसी ने सेना भेजने का सुझाव दिया। बीरबल शांत खड़े सब सुनते रहे। अंत में अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि समस्या विचारों की है तो तलवार से समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने उस प्रांत में जाकर स्वयं स्थिति देखने की अनुमति मांगी। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल वहां पहुंचे और व्यापारियों से अलग अलग मिले। उनकी बातें सुनी, किसी को टोका नहीं, किसी को डांटा नहीं। फिर अगले दिन उन्होंने सभी व्यापारियों को एक ही स्थान पर बुलाया और वही 1 रुपये में 200 हाथी वाली कहानी सुनाई। व्यापारी पहले तो हैरान हुए कि इस विवाद में हाथियों की कहानी क्यों सुनाई जा रही है, लेकिन जब बीरबल ने समझाया कि जैसे उस दिन समस्या हाथी खरीदने की नहीं बल्कि सोच बदलने की थी, वैसे ही आज समस्या कर या मुनाफे की नहीं बल्कि आपसी विश्वास की है, व्यापारियों को अपनी भूल समझ आने लगी। बीरबल ने सुझाव दिया कि कुछ समय के लिए सभी व्यापारी मिलकर एक साझा कोष बनाएं, जिससे छोटे व्यापारियों को सहारा मिले और बड़ा व्यापारी अपना अनुभव बांटे। इस सुझाव से बाजार में फिर से चहल पहल लौट आई। जब यह समाचार अकबर तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि वही है जो टकराव को सहयोग में बदल दे। कुछ समय बाद राज्य में एक और अजीब समस्या आई। कुछ लोग यह अफवाह फैलाने लगे कि अकबर का खजाना खाली हो रहा है और राज्य कमजोर पड़ रहा है। इससे प्रजा में भय फैलने लगा। दरबारियों ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों को कठोर दंड दिया जाए, लेकिन बीरबल ने कहा कि भय को भय से नहीं बल्कि सत्य से हराया जाता है। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि प्रजा के सामने राज्य की वास्तविक स्थिति रखी जाए। अकबर ने खुले दरबार का आयोजन किया। बीरबल ने वहां लोगों को समझाया कि खजाने की ताकत सोने में नहीं बल्कि प्रजा के श्रम और विश्वास में होती है। उन्होंने फिर वही उदाहरण दिया कि 1 रुपये में 200 हाथी खरीदने से खजाना नहीं भरा था, बल्कि समझ बढ़ी थी। प्रजा का भय दूर हो गया और अफवाह स्वयं ही समाप्त हो गई। धीरे धीरे बीरबल की कहानियां राज्य की नीति बनती चली गईं। बच्चे जब खेलते और कोई हार मानने लगता तो दूसरा कहता कि याद रखो 1 रुपये में 200 हाथी भी खरीदे जा सकते हैं।
विद्यालयों में गुरु बच्चों को यह कहानी सुनाकर तर्क करना सिखाते। किसान सीमित पानी में खेती करते समय यही सोचते कि संसाधन कम होना समस्या नहीं है, सोच का संकीर्ण होना समस्या है। वर्षों बाद जब अकबर जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो उन्होंने बीरबल को पास बुलाकर कहा कि मेरे बाद लोग मुझे एक राजा के रूप में याद करेंगे, लेकिन तुम्हें एक विचार के रूप में याद करेंगे। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, यदि लोग सोचने की आदत सीख गए तो वही मेरी सबसे बड़ी स्मृति होगी। अकबर ने आंखें बंद करते हुए कहा कि जब तक यह धरती रहेगी तब तक यह कहानी जीवित रहेगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। अकबर और बीरबल दोनों इतिहास बन गए, लेकिन 1 रुपये में 200 हाथी खरीदने की कथा आज भी जीवित है। हर उस क्षण में जब कोई व्यक्ति सीमाओं के भीतर अवसर ढूंढता है, हर उस समय जब कोई कहता है कि यह काम असंभव है और कोई दूसरा मुस्कुराकर उत्तर देता है कि असंभव केवल सोच का भ्रम है। इस प्रकार यह कहानी केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि मानव बुद्धि की विजय गाथा बन गई, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी यह संदेश दिया कि सही दृष्टि हो तो साधारण सा 1 रुपया भी 200 हाथियों के बराबर मूल्यवान बन सकता है। बहुत समय पहले मुगल सल्तनत के स्वर्णिम युग में सम्राट अकबर की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और उनके दरबार की शोभा उनके नवरत्नों से और भी बढ़ जाती थी। उन्हीं नवरत्नों में सबसे तेज बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे बीरबल, जिनकी सूझबूझ से बड़ा संकट भी हंसी में टल जाता था। लेकिन अकबर के दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करते थे और हर समय अवसर की तलाश में रहते थे कि किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए। इन्हीं दरबारियों ने एक दिन मिलकर एक ऐसी चाल चली जिसे वे बीरबल की सबसे बड़ी चुनौती मान रहे थे। उस दिन अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार सजा हुआ था। तभी एक ईर्ष्यालु दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, आपकी बुद्धिमत्ता की मिसाल पूरी दुनिया देती है और आपके दरबार के बीरबल जी भी अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या उनकी बुद्धि इतनी तेज है कि वे असंभव को भी संभव कर सकें? अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी असंभव बात? दरबारी बोला, जहां पनाह, यदि आप आदेश दें तो बीरबल से कहा जाए कि वे केवल 1 रुपये में 200 हाथी खरीद कर दिखाएं। यह सुनते ही पूरे दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ को लगा कि अब की बार बीरबल फंस गए हैं, क्योंकि उस समय एक हाथी की कीमत सैकड़ों अशर्फियां हुआ करती थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियां विद सुनील पर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मजेदार कहानियों का मजा लें, लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो चलो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। 200 हाथी तो राजा महाराजाओं के खजाने भी हिला दें। 1 रुपये में 200 हाथी खरीदना तो सपने जैसा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम यह कार्य कर सकोगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यदि यह आपकी आज्ञा है तो अवश्य करूंगा, पर मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने प्रसन्न होकर 7 दिन का समय दे दिया। दरबारियों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल इस बार अवश्य हारेंगे। दरबार विसर्जित हुआ और बीरबल अपने घर लौट आए। मार्ग में लोग उनसे पूछने लगे, बीरबल जी, यह कैसी चुनौती ले ली? बीरबल हंसते हुए बोले, चिंता मत करो, असंभव वही होता है जिसे बुद्धि से न देखा जाए। घर पहुंचकर बीरबल ने रात भर सोचा नहीं बल्कि योजना बनाई। अगले दिन वे सीधे शहर के बाहर उस विशाल नदी के किनारे पहुंचे जहां अक्सर हाथियों को नहलाया जाता था। उन्होंने वहां के महावतों से बात की, फिर शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल सम्राट अकबर के आदेश से हाथियों की गिनती होगी और जो भी महावत अपने हाथी लेकर नदी पर आएगा उसे इनाम मिलेगा। लालच में आकर अगले दिन सैकड़ों महावत अपने अपने हाथी लेकर नदी पर पहुंच गए। नदी के किनारे हाथियों की लंबी कतार लग गई। बीरबल एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गिनती करने लगे और हर हाथी के नदी में उतरने पर महावत से उसका नाम लिखवाते गए। जब हाथी नदी में उतरते तो पानी की सतह ऊपर उठ जाती। बीरबल ने पहले से कुछ लोगों को यह काम सौंपा था कि वे पानी के स्तर को चिन्हित करते जाएं। देखते ही देखते लगभग 200 हाथी नदी में उतर चुके थे। बीरबल ने गिनती पूरी कर ली
और महावतों से कहा कि कल सम्राट स्वयं आएंगे और इन हाथियों को देखेंगे। महावत प्रसन्न होकर लौट गए। अगले दिन दरबार फिर सजा। अकबर के साथ दरबारी और प्रजा भी नदी किनारे पहुंची। अकबर ने पूछा, बीरबल कहां हैं वे हाथी जिन्हें तुमने 1 रुपये में खरीदा है? बीरबल ने नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, जहां पनाह, वे सभी हाथी इसी नदी में हैं। यह सुनते ही दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया और कहा कि बीरबल पागल हो गए हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल अपनी बात स्पष्ट करो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 रुपये में 200 हाथी खरीद लूंगा। देखिए, इस नदी में अभी 200 हाथी उतरे हुए हैं और इस नदी का पानी आपके राज्य की संपत्ति है। इस प्रकार इन हाथियों ने आपकी नदी का पानी पिया है और स्नान किया है। मैंने उस पानी का मूल्य 1 रुपये आंका है। इस प्रकार 1 रुपये में 200 हाथी आपके पानी का उपयोग कर चुके हैं, यानी मैंने 1 रुपये में 200 हाथी खरीद लिए। यह सुनते ही दरबार सन्न रह गया। कुछ को समझ आने में समय लगा और फिर अचानक अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। जो असंभव लगता है वह सही दृष्टि से संभव हो जाता है। ईर्ष्यालु दरबारी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया जाए और यह कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाए, ताकि लोग समझें कि चतुराई और विवेक से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह आपकी उदारता है। अकबर बादशाह के दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी, क्योंकि आगरा से लेकर दिल्ली तक एक ही चर्चा थी कि बादशाह अकबर की बुद्धि को चुनौती देने वाला कोई नहीं है और उनके नवरत्नों में सबसे तेज दिमाग बीरबल का है। लेकिन उसी समय दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे और हमेशा कोई न कोई चाल चलने की फिराक में रहते थे। उन्हीं दरबारियों में राजा टोडरमल और कुछ अन्य मंत्री आपस में बैठे फुसफुसा रहे थे कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाया जाए। तभी उनमें से एक ने कहा, क्यों न बादशाह के सामने ऐसा प्रश्न रखा जाए जिसका उत्तर देना बीरबल के लिए असंभव हो जाए, और यदि वह असफल हो जाए तो उसकी प्रतिष्ठा स्वयं ही गिर जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियां विद सुनील पर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मजेदार कहानियों का मजा लें, लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो चलो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात सुनकर सभी ने हामी भरी और अगले ही दिन उन्होंने बादशाह अकबर के सामने एक विचित्र समस्या रख दी। उन्होंने कहा, हुजूर, आजकल जनता में यह चर्चा है कि बीरबल दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। क्या यह सच है? अकबर मुस्कुराए और बोले, हाँ, बीरबल की बुद्धि पर मुझे पूरा विश्वास है। तभी एक मंत्री बोला, जहां पनाह, यदि बीरबल सचमुच इतने ही बुद्धिमान हैं तो क्या वह एक रात में पूरे राज्य के सबसे ईमानदार आदमी को खोज सकते हैं? अकबर ने चौंक कर पूछा। एक ही रात में? मंत्री बोला। जी हुजूर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यदि आदेश है तो यह कार्य भी संभव है। अकबर ने आदेश दे दिया कि आज रात ही यह सिद्ध किया जाए। दरबारियों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि यह असंभव कार्य है। रात होते ही बीरबल अपने घर से निकले और उन्होंने पूरे शहर में एक मुनादी करवाई कि जो व्यक्ति स्वयं को सबसे ईमानदार समझता है वह कल सुबह दरबार में उपस्थित हो जाए और साथ में एक दीपक लेकर आए। यह बात आग की तरह फैल गई। हर कोई सोचने लगा कि वह तो ईमानदार है ही, और क्यों न दरबार में जाकर पुरस्कार पाया जाए। अगली सुबह दरबार में सैकड़ों लोग हाथों में दीपक लिए खड़े थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये सभी स्वयं को ईमानदार मानते हैं, लेकिन सच्चा ईमानदार वही होगा जिसका दीपक बिना बुझा यहां तक पहुंचे। अकबर ने पूछा, दीपक बुझने का ईमानदारी से क्या संबंध? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, रात भर जिनके मन में कोई डर नहीं था, जिनका अंतर्मन साफ था, उनके दीपक की लौ स्थिर रही, और जिनके मन में चोरी, झूठ या पाप छिपा था, उनके दीपक या तो बुझ गए या बार बार कांपे। अकबर ने देखा कि सैकड़ों में से केवल एक ही व्यक्ति का दीपक बिना कांपे जल रहा था। अकबर ने उस व्यक्ति को आगे बुलाया और पूछा,
क्या तुमने कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं किया? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कभी किसी का हक नहीं मारा। अकबर ने उसे पुरस्कार देने का आदेश दिया और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की, लेकिन दरबारी अभी भी शांत नहीं बैठे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा। इस बार उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल स्वयं को सबसे चतुर समझते हैं। क्या वे यह सिद्ध कर सकते हैं कि बिना तराजू के किसी वस्तु का सही वजन बताया जा सकता है? अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो कल तक उत्तर दूंगा। अगले दिन दरबार में एक बड़ा सा पत्थर लाया गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब बताओ इसका वजन क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, कृपया इसे यमुना नदी में डाल दिया जाए और जहां तक पानी ऊपर आए उस निशान को चिन्हित कर लिया जाए। फिर पत्थर निकालकर उसी जगह लकड़ियां डाल दी जाएं जब तक पानी उसी निशान तक ना आ जाए। लकड़ियों का वजन ही उस पत्थर का वजन होगा। अकबर और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच अतुलनीय है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ समय बाद एक विदेशी व्यापारी दरबार में आया और उसने बादशाह को एक अद्भुत हीरा भेंट किया और कहा कि यह हीरा दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, लेकिन इसमें एक दोष है जो इसे रात में ही पहचाना जा सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, इसकी जांच करो। बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और कहा, हुजूर, आज रात इसे दरबार में खुले में रखवा दीजिए और सभी दरबारियों को वहीं सोने का आदेश दीजिए। सुबह स्वयं सत्य सामने आ जाएगा। रात बीती। सुबह होते ही देखा गया कि हीरा गायब है। अकबर क्रोधित हो उठे। तभी बीरबल ने कहा, हुजूर, अब असली हीरा सामने आएगा। और उन्होंने एक कटोरे में पानी मंगवाया और कहा, सभी दरबारी इसमें अपनी उंगली डालें। जो दोषी होगा उसका प्रतिबिंब कांपता दिखाई देगा। जैसे ही एक मंत्री ने उंगली डाली, उसका प्रतिबिंब कांप गया और हीरा उसी के वस्त्रों से मिल गया। अकबर ने दंड दिया और बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि न्याय की आंख हो। इस प्रकार हर बार जब भी बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, उनकी बुद्धि और सच्चाई और भी अधिक चमक कर सामने आई। और यही कारण है कि आज सैकड़ों वर्षों बाद भी अकबर बीरबल की कहानियां केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सीख बन चुकी हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर का साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। चारों ओर शांति थी, व्यापार फल फूल रहा था और प्रजा सुखी थी। लेकिन अकबर जानते थे कि असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। इसलिए वे हमेशा अपने दरबार में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते रहते थे जिनसे सत्य सामने आ सके, और इसी कारण बीरबल उनके सबसे प्रिय सलाहकार थे। एक दिन अकबर के मन में विचार आया कि क्या वास्तव में उनके दरबार के सभी लोग उतने ही ईमानदार हैं जितने दिखते हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं अपने राज्य की सच्चाई जानना चाहता हूं। मुझे बताओ कि कौन मेरे राज्य में स्वार्थी है, कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे के लिए मेरी सेवा करता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह सत्य को सीधे देखना कठिन होता है, लेकिन यदि आप अनुमति दें तो मैं सत्य को स्वयं बोलने दूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले ही दिन बीरबल ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि बादशाह अकबर एक महान उत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति को दरबार में आकर एक कटोरे में दूध डालना होगा और अगले दिन उसी दूध से प्रसाद बनाया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए, क्योंकि ऐसा लगा कि यह कोई धार्मिक और शुभ आयोजन है। रात के अंधेरे में एक एक करके लोग महल के पास आए और कटोरे में दूध डालते गए। लेकिन कई लोगों के मन में यह विचार आया कि यदि मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा, क्योंकि इतने लोगों का दूध मिलकर एक ही कटोरे में जाएगा और मेरा थोड़ा सा पानी कौन पहचानेगा। इस तरह कई लोगों ने दूध की जगह पानी डाल दिया। अगली सुबह जब कटोरा खोला गया तो वह पूरा पानी से भरा था। अकबर यह देखकर स्तब्ध रह गए। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही आपके राज्य की सच्चाई है।
हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा छोटा सा गलत काम किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब सभी ऐसा सोचते हैं तो पूरा समाज पानी बन जाता है। अकबर को गहरा आघात लगा, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि बिना किसी को दंड दिए सबसे बड़ी सीख दी जा सकती है। कुछ समय बाद राज्य में एक और समस्या खड़ी हुई। एक व्यक्ति बार बार दरबार में आकर शिकायत करता कि उसे न्याय नहीं मिल रहा। हर बार मामला सुना जाता, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। अकबर परेशान हो गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, यह व्यक्ति हर फैसले से असंतुष्ट क्यों रहता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी समस्या न्याय में नहीं बल्कि दृष्टि में होती है। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे पहुंचना और जो सबसे पहले सूरज को देखे वही सच्चा है। अगली सुबह वह व्यक्ति नदी के किनारे गया और पानी में सूरज का प्रतिबिंब देखकर बोला, मैंने सूरज देख लिया, लेकिन तभी असली सूरज उग आया। बीरबल ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम हमेशा प्रतिबिंब से संतुष्ट हो जाते हो और वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम्हें कभी शांति नहीं मिलती। वह व्यक्ति मौन हो गया और पहली बार उसे अपनी गलती समझ आई। समय बीतता गया और अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी दौलत संतोष है। अकबर हंस पड़े और बोले, संतोष से राज्य नहीं चलते। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, लेकिन असंतोष से राज्य टूट जाते हैं। अकबर चुप हो गए, क्योंकि उन्हें इतिहास याद आ गया। कुछ महीनों बाद एक विदेशी राजा का दूत आया और उसने अकबर को चुनौती दी कि यदि आपके दरबार में सचमुच कोई बुद्धिमान है तो वह यह सिद्ध करे कि बिना बोले किसी को सच्चाई कैसे समझाई जा सकती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दूत को एक आईना दिया और कहा, इसमें देखो। दूत ने देखा और बोला, इसमें तो मैं हूं। बीरबल ने कहा, यही उत्तर है, सत्य दिखाया नहीं जाता, दिखने दिया जाता है। दूत निरुत्तर हो गया और अकबर की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। जीवन के अंतिम वर्षों में अकबर और बीरबल के बीच संवाद और भी गहरे हो गए। एक शाम अकबर ने पूछा, बीरबल, यदि मैं राजा न होता तो क्या तुम मेरे मित्र होते? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यदि आप राजा न होते तो शायद आपको मेरी जरूरत ही न पड़ती, क्योंकि मित्र वही होता है जो गलतियों पर भी सच बोल सके। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने समझ लिया कि बीरबल केवल मंत्री नहीं बल्कि उनका विवेक है। जब बीरबल वृद्ध हो गए तो उन्होंने दरबार में आना कम कर दिया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति भी लोगों को उनकी उपस्थिति का एहसास कराती थी, क्योंकि हर निर्णय से पहले लोग सोचते थे कि बीरबल होते तो क्या कहते। और यही किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी सफलता होती है कि उसके बिना भी उसकी सोच जीवित रहे। और इस तरह अकबर बीरबल की कहानी केवल इतिहास की कहानी नहीं रही, बल्कि पीढ़ियों के लिए एक सीख बन गई कि सत्ता ताकत से नहीं बुद्धि से चलती है, और बुद्धि तब तक जीवित रहती है जब तक उसमें मानवता का प्रकाश हो। समय की धारा आगे बढ़ती रही और बीरबल की कथा भी उसी के साथ और गहरी होती चली गई, क्योंकि कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो शरीर से नहीं बल्कि विचार से चलते हैं, और बीरबल उन्हीं में से एक थे। अब वे वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके शब्दों में वही तेज था, वही शांति, वही गहराई। एक दिन आगरा के पास के एक नगर से संदेश आया कि वहां के लोग आपस में न्याय को लेकर लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति स्वयं को सही मानता है और किसी की सुनने को तैयार नहीं। बीरबल वहां पहुंचे और देखा कि लोग अपने अपने पक्ष में शोर मचा रहे हैं। कोई सुन नहीं रहा, केवल बोल रहा है। बीरबल ने सबको शांत कराया और कहा, आज कोई नहीं बोलेगा, केवल सुनेगा। लोग चकित रह गए। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति सचमुच सही होता है उसे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। जब सब शांत हो गए तो बीरबल ने एक बच्चे को बीच में बुलाया और उससे पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने कहा, मुझे खेलना है, लेकिन ये बड़े लोग लड़ते रहते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। जब बड़े अपने अहंकार में उलझ जाते हैं तो बच्चों का भविष्य छिन जाता है।
उस दिन पहली बार लोगों ने महसूस किया कि उनके झगड़े केवल उनके नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी शत्रु हैं, और नगर में शांति लौट आई। कुछ समय बाद बीरबल एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां लोग बहुत परिश्रमी थे लेकिन फिर भी गरीब थे। उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि लोग मिलकर काम नहीं करते थे, हर कोई अकेले संघर्ष करता था। बीरबल ने सबको एक बड़ा पत्थर दिखाया और कहा, इसे उठाओ। कोई नहीं उठा सका। फिर बीरबल ने कहा, अब सब मिलकर उठाओ, और पत्थर आसानी से उठ गया। बीरबल बोले, मेहनत अकेले भी होती है लेकिन समृद्धि साथ चलकर आती है। उस दिन के बाद गांव में सहयोग की भावना जागी और कुछ ही वर्षों में वही गांव समृद्ध हो गया। बीरबल ने जीवन में एक बात हमेशा देखी थी कि लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं लेकिन स्वयं को नहीं। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मेरे घर में शांति नहीं है, सब लोग गलत हैं। बीरबल उसे एक आईने के सामने ले गए और बोले, पहले इसे ठीक कर लो। व्यक्ति ने कहा, इसमें तो मैं हूं। बीरबल बोले, जब तुम शांत हो जाओगे तो घर भी शांत हो जाएगा, क्योंकि अशांति बाहर नहीं भीतर से फैलती है। वह व्यक्ति मौन हो गया और पहली बार उसने स्वयं को देखा। अब बीरबल को आभास होने लगा था कि उनका समय पूरा हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई भय नहीं था, क्योंकि जिन्होंने जीवन को समझ लिया हो उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता। एक शाम वे नदी के किनारे बैठे थे। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आकाश लाल हो रहा था। एक युवक उनके पास आया और बोला, बाबा, आप इतने अनुभवों के बाद क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जीवन का सार क्या है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जीवन का सार जीतना नहीं जागना है। जो जाग गया वह हारता नहीं, जो सोया रहा वह जीत कर भी हार जाता है। उस रात बीरबल ने अपने मन में अकबर को याद किया और मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया था वह अब वृक्ष बन चुका था। लोगों की सोच बदल चुकी थी। बच्चे प्रश्न पूछने लगे थे और शासक सुनने लगे थे, और यही किसी भी विचार की सबसे बड़ी विजय होती है। अगली सुबह जब लोग बीरबल को ढूंढने आए तो वे वहां नहीं थे, लेकिन जहां जहां अन्याय था वहां उनके शब्द गूंज रहे थे। जहां जहां भय था दिखाता है। समय आगे बढ़ता गया और बीरबल की कथाएं केवल सुनाई नहीं जाने लगीं, बल्कि लोगों के जीवन का मार्गदर्शन बनने लगीं। लेकिन हर युग में सत्य की परीक्षा होती है, और वही समय था जब बीरबल के जीवन की सबसे गहरी और निर्णायक कथा आरंभ हुई। एक दिन दूर देश से एक ऐसा शासक आया जिसने अकबर के समय की उदारता नहीं देखी थी। वह सत्ता को भय से चलाने में विश्वास करता था। उसने सुना था कि इस भूमि पर कभी एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जिसकी बात राजा से लेकर सामान्य जन तक मानते थे। उस शासक को यह बात खटकने लगी। उसे लगा कि यदि लोग किसी विचार को राजा से ऊपर मानने लगें तो सत्ता टिक नहीं सकती। इसलिए उसने बीरबल को बुलवाया और बिना सम्मान के दरबार में खड़ा कर दिया और कहा, सुना है लोग तुम्हें बहुत बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन बुद्धि वही है जो सत्ता के काम आए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, बुद्धि सत्ता की नहीं, सत्य की सेवा करती है। शासक ने हंसकर कहा, तो आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा सत्य तुम्हें कैसे बचाता है। उसने आदेश दिया कि बीरबल को एक कठिन परीक्षा दी जाए। उन्हें एक सुनसान स्थान पर भेज दिया गया, जहां न भोजन था न जल, केवल कुछ प्रश्न लिखे गए थे। दीवारों पर पहला प्रश्न था, मनुष्य सबसे अधिक कब झूठ बोलता है? दूसरा था, सबसे बड़ा भय क्या है? तीसरा था, सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या है? शासक ने कहा, यदि तुम इन प्रश्नों के उत्तर लिख दोगे तो तुम स्वतंत्र हो। बीरबल कई दिन वहां रहे। उन्होंने न भोजन मांगा न शिकायत की। अंततः उन्होंने दीवार पर उत्तर लिखे, मनुष्य सबसे अधिक तब झूठ बोलता है जब वह स्वयं से डरता है। सबसे बड़ा भय स्वयं को पहचान लेने का है, और सबसे बड़ी स्वतंत्रता स्वयं की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। जब ये उत्तर शासक तक पहुंचे तो वह क्रोधित हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ये उत्तर उसके शासन पर प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन उसी समय राज्य में विद्रोह की आग भड़क उठी, क्योंकि लोगों ने भय से जीना सीख लिया था, और भय एक समय बाद विस्फोट बन जाता है। शासक घबरा गया
और बीरबल को बुलवाया और पूछा, अब बताओ क्या करूं? बीरबल ने कहा, भय हटाओ और प्रश्नों को स्थान दो। शासक ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता बल से नहीं समझ से चलती है। उसने बीरबल को मुक्त किया और लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दी। धीरे धीरे राज्य में शांति लौट आई और वह शासक इतिहास में एक बदलते हुए शासक के रूप में जाना गया। बीरबल फिर यात्रा पर निकल पड़े। एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग बहुत धार्मिक थे, लेकिन एक दूसरे से घृणा करते थे। हर व्यक्ति मंदिर जाता था, लेकिन पड़ोसी से बात नहीं करता। बीरबल ने गांव के मंदिर में जाकर घंटी बजाई और कहा, आज ईश्वर ने संदेश भेजा है कि वह बाहर आना चाहता है। लोग चौंक गए और बोले, ईश्वर तो मंदिर में ही रहते हैं। बीरबल ने कहा, यदि ईश्वर केवल मंदिर में रहते हैं तो बाहर रहने वाले मनुष्य किसके हैं? लोग चुप हो गए। उस दिन पहली बार उन्होंने समझा कि धर्म यदि करुणा न सिखाए तो वह केवल आदत बन जाता है। एक और स्थान पर बीरबल ने देखा कि लोग अपने बच्चों पर बहुत दबाव डालते हैं। वे चाहते थे कि बच्चे वही बने जो वे स्वयं बनना चाहते थे। बीरबल ने बच्चों को एक मैदान में बुलाया और अलग अलग रंग दिए और कहा, जो मन करे बनाओ। किसी ने घर बनाया, किसी ने पक्षी, किसी ने सूर्य और किसी ने केवल रंग बिखेर दिए। बीरबल ने माता पिता से कहा, देखो हर रंग सुंदर है, लेकिन यदि तुम सबको एक ही रंग बनाना चाहोगे तो संसार बेरंग हो जाएगा। माता पिता की आंखें खुल गईं और बच्चों के चेहरे खिल उठे। बीरबल की आयु अब बहुत अधिक हो चली थी, लेकिन उनकी यात्रा रुकी नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक एक भी व्यक्ति भ्रम में है तब तक कथा अधूरी है। अंतिम वर्षों में वे फिर आगरा लौटे, जहां अकबर की स्मृतियां हर दीवार में बसी थीं। उन्होंने उसी स्थान पर बैठकर बच्चों को एक अंतिम कथा सुनाई और कहा, याद रखना, सत्ता आती जाती रहेगी, धन मिलेगा और जाएगा, लेकिन जो प्रश्न तुम अपने भीतर जीवित रखोगे वही तुम्हें मनुष्य बनाए रखेगा। यदि कभी लगे कि तुम सही हो और बाकी सब गलत हैं तो ठहर जाना, क्योंकि उसी क्षण तुम सबसे ज्यादा गलत हो सकते हो। यह कहकर बीरबल शांत हो गए और उस दिन के बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन किसी ने उन्हें खोया भी नहीं, क्योंकि बीरबल व्यक्ति नहीं थे। वे एक चेतना थे जो हर उस मन में जीवित रहती है जो अंधेरे में भी सोचने का साहस करता है। और यही इस लंबी कथा का सत्य है कि अकबर बीरबल की कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल नए समय में नए अर्थ के साथ जन्म लेती रहती हैं। अकबर के जाने के बाद भी समय जैसे ठहरा नहीं, बल्कि और गहराता चला गया, और बीरबल ने यह भली भांति समझ लिया था कि अब उनकी भूमिका केवल दरबार की नहीं बल्कि समाज की आत्मा को संभालने की है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का शेष समय सत्ता के गलियारों से दूर लोगों के बीच बिताने का निश्चय किया। वे कभी किसान की झोपड़ी में बैठते, कभी व्यापारी की दुकान पर, कभी साधु के साथ जंगल में और कभी बच्चों के बीच खेलते हुए प्रश्न पूछते रहते, क्योंकि बीरबल जानते थे कि जो प्रश्न पूछना छोड़ देता है वह जीना भी छोड़ देता है। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां लोग आपस में बात नहीं करते थे, हर कोई अपने अपने घर में बंद रहता था। बीरबल ने कारण पूछा तो पता चला कि कुछ समय पहले एक झूठी अफवाह ने पूरे गांव को डरा दिया था कि जो पड़ोसी से बात करेगा उस पर विपत्ति आएगी। बीरबल मुस्कुराए और गांव के बीचों बीच खड़े होकर बोले, आज मैं सबसे बात करूंगा और यदि मुझ पर कोई विपत्ति आई तो तुम सब मुझे दफना देना। पूरा गांव भयभीत था, लेकिन बीरबल निडर होकर हर घर गए, हर व्यक्ति से बोले, हंसे और शाम तक गांव में कोई विपत्ति नहीं आई। तब बीरबल ने कहा, देखो, भय की उम्र केवल तब तक होती है जब तक हम उसे मानते हैं। उस दिन के बाद गांव फिर से जीवित हो उठा। कुछ समय बाद बीरबल एक ऐसे नगर पहुंचे जहां लोग बहुत धनी थे, लेकिन कोई खुश नहीं था। हर चेहरा थका हुआ, हर आंख खाली। बीरबल ने नगर के सबसे बड़े व्यापारी से पूछा, तुम इतने धनवान होकर भी दुखी क्यों हो? व्यापारी ने कहा, क्योंकि मुझे डर है कि यह सब छिन न जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, तो फिर तुम धनी नहीं बल्कि पहरेदार हो अपने ही धन के।
यह सुनकर व्यापारी को पहली बार समझ आया कि संपत्ति का असली सुख उपयोग में है, स्वामित्व में नहीं। धीरे धीरे बीरबल की कहानियां लोगों के अनुभव बनती चली गईं। एक दिन कुछ युवा उनके पास आए और बोले, हमें जीवन में जल्दी सफल होना है। बीरबल ने पूछा, जल्दी क्यों? युवकों ने कहा, क्योंकि समय कम है। बीरबल ने कहा, समय कम नहीं, धैर्य कम है। उन्होंने एक बीज हाथ में लिया और कहा, यदि इसे खींचकर उगाने की कोशिश करोगे तो यह मर जाएगा, लेकिन यदि समय दोगे तो यह वृक्ष बनेगा। युवकों ने पहली बार समझा कि जल्दी की चाह ही असफलता की जड़ है। बीरबल का नाम अब केवल बुद्धि का नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक बन गया था। लेकिन समाज की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन राज्य में एक नया शासक आया जो कठोर था। उसे लगा कि लोग बीरबल की बातों को कानून से ऊपर मानने लगे हैं। उसने बीरबल को बुलाया और कहा, लोग तुम्हें ज्यादा सुनते हैं। या मुझे बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, लोग सत्य को सुनते हैं, चाहे वह किसी के मुख से आए। शासक क्रोधित हुआ और बोला, क्या तुम स्वयं को सत्य समझते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, मैं केवल प्रश्न हूं, और जो प्रश्न से डरता है वही सबसे कमजोर शासक होता है। यह सुनकर दरबार सन्न रह गया। लेकिन वही शासक कुछ ही वर्षों में पतन को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने प्रश्नों को दबाया था और बीरबल की बात सत्य सिद्ध हुई। वृद्धावस्था अब बीरबल के शरीर को छूने लगी थी, लेकिन उनकी आंखों की चमक वैसी ही थी। एक शाम वे नदी किनारे बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। तभी एक बालक ने पूछा, बाबा, आप इतने ज्ञानी होकर भी इतने साधारण क्यों हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जितना जानता हूं उतना ही समझता हूं कि कितना नहीं जानता, और यही साधारण बनाता है। बालक ने वह वाक्य जीवन भर के लिए याद कर लिया। अंतिम समय निकट आया तो बीरबल ने किसी को नहीं बुलाया, न कोई भाषण दिया, न कोई घोषणा। बस इतना कहा, कहानियां खत्म नहीं होती, केवल सुनने वाले बदल जाते हैं और आंखें बंद कर लीं। लेकिन वास्तव में बीरबल कभी मरे ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति शक्ति से पहले विवेक को चुनता है, जब भी कोई भय के स्थान पर सत्य को अपनाता है, जब भी कोई प्रश्न पूछने का साहस करता है, उस क्षण बीरबल फिर से जन्म लेते हैं, किसी गांव में, किसी बच्चे में, किसी कहानी में। और यही कारण है कि अकबर बीरबल की कथाएं समय की धूल से नहीं ढकती, क्योंकि ये कथाएं मनुष्य के भीतर जलते उस दीपक की तरह हैं जो अंधकार में भी दिशा देता है। और जब तक यह दीपक जलता रहेगा तब तक बीरबल जीवित रहेंगे, शब्दों में नहीं बल्कि चेतना में। अकबर और बीरबल की मित्रता समय के साथ और गहरी होती चली गई थी। लेकिन सच्ची मित्रता वही होती है जिसमें प्रश्न भी हों और परीक्षा भी। इसलिए अकबर कई बार जानबूझकर ऐसे प्रसंग रचते थे जिनसे बीरबल की सोच की गहराई को परखा जा सके। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, युद्ध, विश्वासघात, प्रेम, सत्ता। लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य सबसे बड़ा अपराध कौन सा करता है। बीरबल कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध यह है कि वह जो जानता है उसे जीता नहीं। अकबर चौंक गए और बोले, इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने कहा, सत्य सब जानते हैं, ईमानदारी क्या है, न्याय क्या है, प्रेम क्या है, लेकिन बहुत कम लोग उसे व्यवहार में लाते हैं, और यही सबसे बड़ा अपराध है। अकबर देर तक सोचते रहे। कुछ दिनों बाद राज्य में एक नया विवाद खड़ा हुआ। एक गांव के लोग आपस में लड़ पड़े थे। कारण यह था कि गांव के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जिसे कुछ लोग काटना चाहते थे, क्योंकि उससे रास्ता संकरा हो गया था, और कुछ लोग उसे पूजनीय मानते थे। मामला इतना बढ़ गया कि हत्या तक की नौबत आ गई। अकबर ने बीरबल को गांव भेजा। बीरबल गांव पहुंचे और उन्होंने दोनों पक्षों को इकट्ठा किया और पूछा, यह पेड़ किसका है? एक ने कहा, जमीन मेरी है। दूसरा बोला, पेड़ हमारे पूर्वजों का है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पेड़ ना तुम्हारा है, न तुम्हारे पूर्वजों का, पेड़ आने वाली पीढ़ियों का है जो अभी जन्मी भी नहीं है। यह सुनकर लोग चुप हो गए। बीरबल ने सुझाव दिया कि पेड़ काटा नहीं जाएगा, बल्कि उसके चारों ओर रास्ता बनाया जाएगा।
गांव ने पहली बार समझा कि समाधान हमेशा तोड़ने में नहीं बल्कि समझ बढ़ाने में होता है। समय बीतता गया और अकबर के दरबार में एक दिन एक युवक लाया गया जिस पर आरोप था कि उसने चोरी की है। युवक ने स्वीकार किया लेकिन बोला, मैंने चोरी भूख के कारण की। अकबर ने दंड देने का मन बनाया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि भूख चोरी कराए तो दोषी व्यक्ति नहीं, व्यवस्था होती है। उन्होंने आदेश दिया कि पहले उस युवक को भोजन कराया जाए, फिर निर्णय लिया जाए। भोजन के बाद युवक रो पड़ा और बोला, यदि मुझे काम मिलता तो मैं कभी चोरी न करता। अकबर की आंखें खुल गईं। उन्होंने पूरे राज्य में आदेश दिया कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा और काम के बदले भोजन की व्यवस्था की जाएगी। बीरबल ने उस दिन सिद्ध किया कि न्याय केवल कानून से नहीं, करुणा से चलता है। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, यदि तुम्हें शक्ति दी जाए कि तुम संसार से एक चीज मिटा सको तो क्या मिटाओगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं भय मिटा दूंगा, क्योंकि भय ही झूठ पैदा करता है, भय ही हिंसा को जन्म देता है, भय ही मनुष्य को कायर बनाता है। अकबर ने कहा, और यदि भय मिट जाए तो बीरबल बोले, तब सत्य अपने आप शासन करेगा। इसी बीच एक विदेशी दार्शनिक अकबर के दरबार में आया और उसने चुनौती दी कि वह बीरबल से एक प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर यदि गलत हुआ तो उसे मूर्ख माना जाएगा। अकबर ने अनुमति दी। दार्शनिक ने पूछा, यदि मृत्यु निश्चित है तो जीवन का अर्थ क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु जीवन को समाप्त नहीं करती, मृत्यु जीवन को मूल्य देती है। यदि मृत्यु न होती तो जीवन की कोई कीमत न होती। दार्शनिक नतमस्तक हो गया और बोला, आज मुझे उत्तर नहीं दिशा मिली है। वर्षों बाद अकबर वृद्ध हो चुके थे और उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, मेरे जाने के बाद लोग मुझे कैसे याद करेंगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लोग आपको राजा के रूप में नहीं बल्कि उस व्यक्ति के रूप में याद करेंगे जिसने प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी। यदि आपकी प्रजा सोच सकती है तो आपका राज्य कभी नहीं मरेगा। अंतिम दिनों में अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, मित्र, यदि कोई मुझे इतिहास में गलत समझे तो क्या होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, सत्य को समय लगता है लेकिन वह कभी हारता नहीं। अकबर ने आंखें बंद की और मुस्कुराए। अकबर के जाने के बाद बीरबल ने सत्ता से दूरी बना ली, लेकिन समाज से नहीं। वे गांव गांव घूमते रहे, बच्चों को प्रश्न करना सिखाते रहे, युवाओं को सोचने की दिशा देते रहे और बुजुर्गों को यह एहसास दिलाते रहे कि उम्र ज्ञान की शत्रु नहीं है। समय बीतता गया, बीरबल भी वृद्ध हो गए, लेकिन उनकी आवाज कमजोर नहीं हुई, क्योंकि वह आवाज नहीं, चेतना बन चुके थे। अंतिम दिन उन्होंने कहा, जब मेरी कहानी सुनाई जाए तो मुझे चतुर मत कहना, मुझे जागरूक कहना, क्योंकि चतुराई दूसरों को हराती है और जागरूकता स्वयं को जीतती है। और यही अकबर बीरबल की सबसे बड़ी विरासत बन गई कि राजा चला गया, मंत्री चला गया, लेकिन विचार रह गए। और जब तक मनुष्य सोचता रहेगा तब तक बीरबल जीवित रहेंगे। किसी कथा में, किसी प्रश्न में, किसी मौन में। अकबर के देहांत के बाद भी बीरबल का जीवन शांत नहीं हुआ, क्योंकि सच्चे बुद्धिमान को आराम कभी नहीं मिलता। समाज स्वयं उसकी परीक्षा लेता रहता है। समय बदला, नए शासक आए, लेकिन बीरबल की प्रतिष्ठा इतनी गहरी थी कि कोई भी निर्णय उनसे पूछे बिना अधूरा माना जाता था। एक दिन राज्य में एक अजीब विवाद खड़ा हो गया। लोग आपस में झगड़ने लगे कि भाग्य बड़ा होता है या परिश्रम। कुछ कहते थे जो लिखा है वही होता है, कुछ कहते थे मेहनत सब बदल देती है। यह विवाद इतना बढ़ा कि गांव गांव में झगड़े होने लगे। नए शासक ने बीरबल को बुलाया और कहा, इस झगड़े को सदा के लिए समाप्त करो। बीरबल ने कहा, हुजूर, यदि अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर दरबार में नहीं बल्कि जनता के बीच दूंगा। अगले दिन उन्होंने एक बड़ा मैदान चुना और वहां हजारों लोगों को इकट्ठा किया। बीरबल ने 2 बीज हाथ में लिए और बोले, यह भाग्य है और यह परिश्रम। उन्होंने एक बीज को उपजाऊ जमीन में बोया और दूसरे को पत्थर पर रख दिया और कहा, अब समय ही बताएगा। कुछ दिनों बाद जमीन वाला बीज अंकुरित हुआ
पत्थर वाला नहीं। बीरबल बोले, बीज दोनों समान थे, लेकिन अवसर केवल एक को मिला। भाग्य बीज देता है, लेकिन परिश्रम भूमि बनाता है। यह सुनकर जनता को समझ आ गया कि भाग्य और परिश्रम में से किसी एक को बड़ा कहना अज्ञान है। दोनों का संतुलन ही जीवन है। इसके बाद राज्य में शांति लौट आई। लेकिन बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब राज्य में झूठे साधुओं की बाढ़ आ गई, जो लोगों को डराकर धन ऐंठते थे। लोग अंधविश्वास में फंसते जा रहे थे। बीरबल ने देखा कि यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो समाज कमजोर हो जाएगा। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो साधु स्वयं को ईश्वर का दूत कहता है, वह दरबार में आकर एक प्रश्न का उत्तर दे। साधु आए और बोले, पूछिए। बीरबल ने पूछा, यदि ईश्वर तुम्हारे साथ बात करता है तो बताओ, कल सूरज किस दिशा में उगेगा? साधु घबरा गए, क्योंकि वे जानते थे कि सूरज पूरब से ही उगता है, लेकिन प्रश्न का आशय समझ नहीं पाए। बीरबल बोले, जो बात सदा एक जैसी हो उसे बताने के लिए ईश्वर से बात करने की आवश्यकता नहीं होती, और जो बात बदल सकती है उसे ईश्वर भी पहले नहीं बताता, क्योंकि मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता दी गई है। यह सुनते ही साधुओं का झूठ उजागर हो गया और लोग अंधविश्वास से बाहर आए। समय बीतता गया और बीरबल वृद्ध होने लगे, लेकिन उनकी बुद्धि और गहरी होती गई। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, मैं जीवन से हार गया हूं, मेरे पास न धन है न सम्मान। बीरबल ने उसे नदी के किनारे ले जाकर एक पत्थर उठाया और कहा, इसे पानी में फेंको। युवक ने फेंक दिया। बीरबल बोले, क्या बदला? युवक बोला, कुछ नहीं। बीरबल ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे हार मानने से भी दुनिया नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारे उठ खड़े होने से तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। युवक की आंखें खुल गईं और वह नया जीवन शुरू कर सका। यही बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे राजा को भी वही सीख देते थे जो एक साधारण इंसान को देते थे, क्योंकि उनके लिए मानवता एक समान थी। अंतिम समय पास आने लगा। बीरबल को यह आभास हो गया था। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, याद रखना, बुद्धि का उपयोग दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान को हराने के लिए करना। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो गए हो, तो समझ लेना कि तुम सबसे ज्यादा अंधे हो गए हो, क्योंकि सच्ची बुद्धि विनम्र होती है और सच्चाई शांत होती है। यह कहकर बीरबल ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन वास्तव में वे कभी गए ही नहीं, क्योंकि जिस दिन समाज न्याय, विवेक और सच्चाई की बात करता है, उस दिन बीरबल फिर से जन्म ले लेते हैं, किसी कहानी में, किसी विचार में, किसी प्रश्न में। और यही कारण है कि अकबर बीरबल की कथाएं आज भी उतनी ही जीवित हैं जितनी उस समय थीं, क्योंकि ये केवल राजा और मंत्री की कहानियां नहीं हैं। ये मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध की कथाएं हैं, जहां हर बार जीत उसी की होती है जो सोच को सही दिशा देता है। अकबर के राज्य में समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे बीरबल की कहानियां केवल दरबार तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि आम जनजीवन का हिस्सा बनती चली गईं। और यही कारण था कि लोग किसी भी कठिन परिस्थिति में कहते थे, यदि बीरबल होते तो समाधान अवश्य निकल आता। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा कम हुई। खेत सूखने लगे, अनाज की कमी होने लगी और जनता में असंतोष फैलने लगा। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और पूछा, इस संकट का हल क्या है? किसी ने कर बढ़ाने का सुझाव दिया, किसी ने भंडार खोलने की बात कही, लेकिन कोई भी उपाय स्थायी नहीं लग रहा था। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, समस्या केवल वर्षा की नहीं है, समस्या सोच की है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? बीरबल बोले, हुजूर, हम प्रकृति से केवल लेते आए हैं, कभी लौटाया नहीं। अब समय आ गया है कि हम प्रकृति के साथ न्याय करें। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य भर में तालाब खुदवाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं और किसानों को यह सिखाया जाए कि पानी का संग्रह कैसे किया जाए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। कुछ ही महीनों में तालाब बन गए और अगले वर्ष वर्षा हुई तो पानी सहेजा गया और राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। जनता ने पहली बार समझा कि बुद्धि केवल समस्या सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य गढ़ने के लिए भी होती है। इसी दौरान एक और घटना घटी।
एक व्यापारी ने अकबर पर आरोप लगाया कि बीरबल ने उसके साथ अन्याय किया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। व्यापारी ने कहा, हुजूर, बीरबल ने मेरे तराजू को गलत बताया, जबकि मैं वर्षों से इसी से तौलता आया हूं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैंने केवल इतना कहा था कि जो तराजू स्वयं झुका हुआ हो वह न्याय नहीं कर सकता। अकबर ने तराजू मंगवाया और बीरबल ने उसे जमीन पर रखा और देखा गया कि वह एक ओर से भारी था। बीरबल बोले, हुजूर, यह तराजू व्यापारी की सोच जैसा हो गया है, जो वर्षों से एक ही दिशा में झुका रहा। अकबर ने व्यापारी को चेतावनी दी और बीरबल की बात को राज्य का नियम बना दिया कि व्यापार में ईमानदारी केवल कानून से नहीं बल्कि अंतरात्मा से होनी चाहिए। कुछ समय बाद अकबर बीमार पड़ गए और दरबार की जिम्मेदारी बीरबल पर आ गई। उसी समय एक कठिन मामला आया। दो भाई एक ही विरासत पर दावा कर रहे थे। दोनों के पास कागज थे, दोनों की गवाही मजबूत थी। दरबार उलझ गया। बीरबल ने दोनों भाइयों को एक रात महल में रुकने को कहा और उस कमरे में सोने को कहा जहां उनके पिता रहते थे। सुबह बीरबल ने पूछा, किसे नींद आई? एक भाई बोला, मुझे चैन से नींद आई। दूसरा बोला, मुझे रात भर बेचैनी रही। बीरबल ने फैसला सुनाया, विरासत उसी को मिलेगी जिसे बेचैनी हुई, क्योंकि जिसे पिता की याद सच्ची होती है उसकी आत्मा शांत नहीं रह सकती। अकबर स्वस्थ हुए तो इस फैसले की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम कागज नहीं दिल पढ़ते हो। समय बीतता गया और अकबर को एक बात हमेशा खटकती रही कि लोग बीरबल को तो याद रखेंगे, लेकिन क्या उनकी सीख जीवित रहेगी? एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धि को शब्दों में छोड़ जाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, बुद्धि लिखने से नहीं जीने से फैलती है। यदि लोग ईमानदारी, न्याय और विवेक को अपना लें तो वही मेरी विरासत होगी। वर्षों बाद जब अकबर का देहांत हुआ तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। बीरबल ने अंतिम बार दरबार में खड़े होकर कहा, राजा चला जाता है, राज रह जाता है, शरीर मिट जाता है, विचार रह जाते हैं, और यदि हमने सही विचार चुने तो अकबर आज भी जीवित रहेंगे। इसके बाद बीरबल ने धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली, लेकिन उनकी कहानियां लोक कथाओं में बदल गईं। गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक लोग कहते थे, बीरबल ने सिखाया है कि बुद्धि तलवार से तेज होती है और सच्चाई किसी भी सिंहासन से ऊंची होती है। और यही कारण है कि सदियों बाद भी जब कोई कठिन प्रश्न सामने आता है तो मन स्वतः कह उठता है, काश बीरबल होते। और यही इस अमर कथा की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो व्यक्ति समय को पार कर जाए वही सच्चा अमर होता है। अकबर के शब्द सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया, लेकिन बीरबल की यात्रा और उनकी बुद्धि की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि समय के साथ साथ चुनौतियां और गहरी होती गईं और हर चुनौती के साथ बीरबल की सोच और भी परिपक्व होती चली गई। कुछ समय बाद राज्य में एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। रात के समय राजधानी की गलियों में अफवाह फैलने लगी कि एक अदृश्य चोर है जो बिना दरवाजा खोले घरों से कीमती वस्तुएं ले जाता है। लोग भयभीत रहने लगे। व्यापारी अपनी दुकानों पर ताले के ऊपर ताले लगाने लगे, लेकिन चोरी फिर भी होती रही। अकबर चिंतित हो उठे और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यदि जनता का भय दूर नहीं हुआ तो राज्य की शांति भंग हो जाएगी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, भय का जन्म अज्ञान से होता है और अज्ञान को केवल सत्य से ही हराया जा सकता है। उन्होंने आदेश लिया और उसी रात शहर में घूमने निकल पड़े। बीरबल ने देखा कि अधिकतर चोरियां उन्हीं घरों में हो रही थीं जहां लोग जरूरत से ज्यादा दिखावा करते थे। उन्होंने अगली सुबह दरबार में घोषणा करवाई कि आज से कोई भी व्यक्ति अपने घर में बाहरी लोगों के सामने धन का प्रदर्शन नहीं करेगा, और जिन घरों में चोरी हुई है वहां पहरेदार नहीं बल्कि दीपक जलाए जाएंगे। रात होते ही बीरबल स्वयं साधारण वेश में गली गली घूमे और उन्होंने देखा कि एक युवक हर घर के बाहर रुकता जहां दीपक की लौ कमजोर थी और वहीं भीतर प्रवेश करता। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को संकेत दिया और चोर पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वह दीपक की लौ देखकर समझ जाता था
कि घर में भय है और भय वहां होता है जहां अपराध छिपा होता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और जनता को यह सीख दी कि भय से नहीं, विवेक से जीवन जीना चाहिए। इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक और कठिन जिम्मेदारी सौंपी। सीमावर्ती राज्य से आए दूत ने अकबर को चुनौती दी कि उनके राजा के पास ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। अकबर ने उत्तर दिया कि हिंदुस्तान में बुद्धि की कोई सीमा नहीं, और बीरबल को बुलाया गया। दूत ने एक बंद डिब्बा रखा और कहा, इसमें क्या है और यह बिना खोले बताइए। बीरबल ने डिब्बे को हाथ में लिया, कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, इसमें वह वस्तु है जो मनुष्य के पास होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देती। दूत चौंक गया। अकबर ने पूछा, क्या वस्तु? बीरबल बोले, अहंकार। डिब्बा खोला गया और उसमें सचमुच एक कागज था जिस पर लिखा था, अहंकार। दूत निरुत्तर हो गया और अकबर की जय हुई। लेकिन बीरबल ने वहीं सीख दी कि अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है जो आंखों के होते हुए भी सत्य नहीं देखने देता। समय बीतता गया और अकबर वृद्ध होने लगे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख एक वाक्य में देनी हो तो क्या दोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह। जो स्वयं को जान ले वही सच्चा विजेता है। अकबर ने आंखें बंद कर लीं और कहा, यही सीख मैं अपनी प्रजा को देना चाहता हूं। अकबर के बाद भी बीरबल का सम्मान बना रहा। लोग उन्हें केवल मंत्री नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे। गांव गांव में उनकी कहानियां सुनाई जाने लगीं। माताएं बच्चों को सुलाने से पहले बीरबल की बुद्धि की कथा सुनाती और बूढ़े अपने अनुभव को बीरबल की सीख से जोड़ते समय के साथ राजमहल मिट गए, तख्त टूट गए, लेकिन बीरबल की बातें अमर हो गईं, क्योंकि बुद्धि कभी मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। और जब जब समाज अंधकार में डूबता है तब तब बीरबल जैसी सोच किसी न किसी रूप में जन्म लेती है। और यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि चेतना है, केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मबोध है। और जो व्यक्ति इसे ध्यान से सुन ले वह केवल कहानी नहीं सुनता बल्कि स्वयं को पहचानने लगता है। और यही इस कथा की सबसे बड़ी विजय है। अकबर ने बीरबल को गले लगाने के बाद पूरे दरबार में घोषणा की कि आज से बीरबल केवल नवरत्न नहीं बल्कि राज्य की आत्मा है। लेकिन जिन दरबारियों के मन में ईर्ष्या थी उनकी आग बुझी नहीं बल्कि और भड़क उठी, और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए बीरबल को अपमानित करके ही दम लेंगे। कुछ दिनों बाद अकबर शिकार पर जाने का मन बना रहे थे और उन्होंने दरबार में घोषणा की कि वे जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। तभी एक ईर्ष्यालु मंत्री ने सुझाव दिया कि जहां पनाह, क्यों न इस बार बीरबल को बिना बताए जंगल में किसी कठिन परिस्थिति में डाल दिया जाए और देखा जाए कि उनकी बुद्धि वहां भी काम आती है या नहीं। अकबर को यह विचार रोचक लगा और उन्होंने हामी भर दी। योजना के अनुसार शिकार के दौरान बीरबल को जानबूझकर सबसे पीछे रखा गया और धीरे धीरे बाकी सभी आगे निकल गए। कुछ समय बाद बीरबल ने स्वयं को घने जंगल में अकेला पाया। चारों ओर सन्नाटा था और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन बीरबल घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि कोई षड्यंत्र है। उन्होंने पास पड़े पत्थरों और लकड़ियों से जमीन पर कुछ विशेष निशान बनाए और पेड़ों की छाल पर अपनी अंगूठी से हल्की खरोंच डालते चले गए। कुछ घंटों बाद जब अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल उनके साथ नहीं हैं, तो उन्होंने सैनिकों को खोज में भेजा। सैनिक जंगल में भटकते रहे लेकिन बीरबल का पता नहीं चला। तभी एक सैनिक ने जमीन पर अजीब से निशान देखे और बीरबल की अंगूठी का चिन्ह पहचान लिया। निशानों का पीछा करते हुए वे बीरबल तक पहुंचे, जो एक सुरक्षित स्थान पर शांत भाव से बैठे थे। अकबर वहां पहुंचे और पूछा, बीरबल, तुम्हें डर नहीं लगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह डर उसी को लगता है जिसे अपने विवेक पर भरोसा नहीं होता। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल को फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने तत्काल कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद अकबर ने दरबार में एक नई घोषणा की कि वे राज्य में सबसे बड़ा न्याय उत्सव आयोजित करेंगे,
जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या सीधे बादशाह के सामने रख सकता है। यह सुनकर दूर दूर से लोग आने लगे। उन्हीं में एक गरीब किसान भी आया, जिसने रोते हुए बताया कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और झूठे गवाह भी तैयार कर लिए हैं। अकबर ने दोनों पक्षों को बुलाया और गवाहों की बातें सुनी, लेकिन मामला उलझता जा रहा था। तभी बीरबल ने कहा, हुजूर, यदि अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने कथित गवाहों से पूछा, क्या आप शपथ लेकर कह सकते हैं कि आपने यह घटना अपनी आंखों से देखी है? सभी ने एक साथ हां कहा। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि सभी को अलग अलग कमरे में बैठाया जाए और उनसे वही प्रश्न फिर पूछा जाए। थोड़ी देर बाद जब उनसे अलग अलग पूछताछ हुई तो उनके उत्तर अलग अलग निकले। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, झूठ की नींव कमजोर होती है, वह एक जैसी कहानी नहीं दोहरा सकती। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया और किसान को न्याय मिला। भीड़ बीरबल की जय जयकार करने लगी, लेकिन ईर्ष्यालु मंत्री अब पूरी तरह बौखला चुके थे। उन्होंने अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चली। उन्होंने अकबर के कान भरे कि बीरबल बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए हैं और यह लोकप्रियता किसी भी राजा के लिए खतरा बन सकती है। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, यदि ऐसा है तो सत्य स्वयं सामने आएगा। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को एक दिन के लिए राज्य का संचालन सौंप दिया जाए और स्वयं वेश बदलकर जनता में घूमेंगे। अगले दिन बीरबल ने राज्य संभाला और पहला आदेश दिया कि किसी भी फरियादी से कोई कर या शुल्क नहीं लिया जाएगा और न्याय तुरंत होगा। उधर अकबर साधारण वेश में शहर में घूमे। उन्होंने देखा कि जनता प्रसन्न है, दुकानदार ईमानदारी से व्यवहार कर रहे हैं, सैनिक विनम्र हैं और हर कोई बीरबल की प्रशंसा कर रहा है। शाम को अकबर दरबार में लौटे और बीरबल से बोले, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि बुद्धिमत्ता और न्याय से राज्य कैसे चलता है। फिर उन्होंने उन सभी मंत्रियों की ओर देखा जो षड्यंत्र रच रहे थे और कठोर स्वर में कहा, जो व्यक्ति दूसरों को गिराने की सोचता है वह स्वयं अपनी नजरों में गिर जाता है। इसके बाद अकबर ने उन मंत्रियों को चेतावनी दी और कुछ को दंड भी दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मेरा उद्देश्य केवल आपकी सेवा और प्रजा का कल्याण है। अकबर ने कहा, और यही कारण है कि बीरबल आज नहीं तो सदियों तक जीवित रहेंगे, अपनी कहानियों में, अपने विचारों में और अपनी सीख में। और तभी से अकबर बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का आईना बन गईं, जिनसे यह सीख मिलती है कि सच्चाई, बुद्धि और धैर्य के सामने कोई भी षड्यंत्र टिक नहीं सकता।